स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब दर्शकों के सवालों की बारी। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं करा दूं। आदित्य शाह हैं सीएफपी जीएसटी इन्वेस्टमेंट से। इसके साथ ही अनंत लाड़ा साहब हैं फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल से। आदित्य और अनंत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। मृणाल शर्मा हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृणाल, पूछें अपना सवाल, और ये सवाल आदित्य आपके लिए। गुड इवनिंग सर। सर जी जी सर मैं मृणाल शर्मा, मेरा एज 35 है अभी, और मैंने एक एसआईपी स्टार्ट की है। लगभग 6 म्यूचुअल फंड है मेरे पास। उसमें मैं लगभग 10,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहा हूँ, और मेरा 20 साल तक मुझे वो होल्ड करना है। और मेरा ये है कि 1 करोड़ इसमें से मैं अचीव कर सकता हूँ क्या? ये एक मेरा पहला सवाल है। दूसरा ये है कि इसमें एक टाटा रिटायरमेंट फंड मैंने लिया हुआ है, क्या वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, या उसको निकाल के मैं कोई एक लार्ज कैप ऐड कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो? मृणाल जी, जो आपने पोर्टफोलियो दिया है वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा फंड्स हैं उसके अंदर। तो एक तो पोर्टफोलियो को आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अगर आप एसआईपी आज की डेट में 10,000 की करेंगे 20 साल तक, तो आप अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर पाएंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जो फंड्स बताया है उसमें से आपको थोड़ा सा इन फंड्स को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मैंने 4 फंड्स के नाम दिए हैं: पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, और कोटक का नैस्डैक फंड। इन चारों में अगले 15 से 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे हिसाब से टाटा रिटायरमेंट फंड की कोई जरूरत नहीं है। तो उस फंड से निकल के आप इन 4 फंड्स में अगर एसआईपी करेंगे इक्वली, जो भी आपका एसआईपी अमाउंट है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी आप अपनी गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मृणाल, कोई और सवाल आपका? सर मुझे और एक ये पूछना था, जैसे हमें रेगुलर जो बैंक्स की हमारी पोर्टल्स रहते हैं उसमें हमें डायरेक्ट इन्वेस्ट ग्रोथ के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो अगर जो नए प्लेटफॉर्म है जहां हमें डायरेक्ट ऑप्शन इन्वेस्ट के मिलते हैं, वो करने से बेनिफिट ज्यादा बढ़ सकता है रिटर्न्स में? देखिए, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड एजेंट का कमीशन डिफरेंस होता है। एक रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 2% होता है, और एक डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1% होता है। पर आप रेगुलर प्लान में ये फर्क होता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको हैंड होल्ड कर सकता है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो या मार्केट नीचे जाए तो वो आपको पैनिक सेलिंग से बचा सकता है। तो अगर आप रेगुलर प्लान में नहीं जाके डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कोई एडवाइजर है जो बुरे वक्त में या आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सहयोग दे रहा है। तभी आप डायरेक्ट प्लान में जाइए। आजकल बड़े सारे एडवाइजर्स अवेलेबल है जो पैसे लेके आपको ऐसे एडवाइस करते हैं कि डायरेक्ट प्लान में आप कैसे जा सकते हैं। तो बिना एडवाइजरी के बिल्कुल मत जाइए, और रेगुलर से डायरेक्ट का सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के स्विच मत कीजिए। एडवाइजरी लीजिए ताकि बुरे टाइम या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको कब क्या करना है उसकी सहूलियत से आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो यस, डिफरेंस होता है और आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, पर हो सकता है अगर आप गलत फंड्स में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न कम भी हो सकता है। तो केयरफुल रहिए, एडवाइजरी के थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। बिल्कुल। तो उम्मीद है मृणाल, आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संजय सिंह। संजय का सवाल अनंत आपके लिए है। संजय सिंह, पूछें अपना सवाल। संजय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है तकनीकी कुछ खामियां जिसकी वजह से संजय का जो सवाल है वो संजय हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उनका सवाल है वो हमारे पास है। तो संजय सिंह का जो सवाल है वो रिटायरमेंट के लिए एक मुश्त निवेश की प्लानिंग है उनकी। उनकी उम्र 50 साल है, सरकारी कर्मचारी हैं और सैलरी 1 लाख है। 10 साल के लिए 20 लाख एक मुश्त निवेश करना है। कहाँ लगाएं पैसा जिससे अच्छी कमाई हो सके? हर महीने 20,000 का वो निवेश करते हैं। मौजूदा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू 5,60,000 है। तो अनंत, क्या होगी इन्हें सलाह? सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे शो पे बुलाया।
अगर हम इनके सवाल की बात करें, इनका रफली आज के दिन फंड है 20 लाख रुपए जो ये इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, एंड बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो ये जान के कि ये अदर देन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। अगर हम इनकी एज को ध्यान में रखें तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेना चाहिए 10% का। उसके अकॉर्डिंग इनकी 20 लाख का कॉर्पस रफली 50 लाख तक बनेगा जब तक ये रिटायर होंगे। मतलब ये कि इनको अपने 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। 3 ऑप्शन आते हैं, या तो हमारा टाइम होराइजन 10 साल की जगह 17 साल कर दे, या फिर जो हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे 20 लाख से बढ़ा के अगर हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है 38 लाख तक उसे पहुंचाया जाए, या फिर तीसरा ऑप्शन आप आराम से 3 लाख रुपए पर एनम यानी कि रफली 25,000 रुपए पर मंथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ, और फिर ये आराम से अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। लुकिंग एट हिज एज की इनकी एज 50 ईयर से ऊपर है, और जिस तरीके का इनका माइंडसेट मुझे क्वेश्चन से प्रतीत हुआ, एक स्पेशल एडवाइस होगी कि प्लीज अपने एडवाइजर को पूछ के ही काम करिएगा, पर मैं अपना ओपिनियन यहां पे दे रहा हूं विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन। फ्लेक्सी कैप फंड, डेट फंड, लार्ज कैप के लिए इंडेक्स, और एक कुछ इमर्जिंग इक्विटी या फिर मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ये मेंटेन कर सकते हैं अपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये अपने गोल के लिए ठीक रहेंगे, गोल तक पहुंच पाएंगे। बस थोड़े से चेंजेस की और थोड़े से अपडेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल अनंत, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है और दर्शक इस बारे में अक्सर पूछते भी हैं। जो रिटायरमेंट प्लानिंग है और रिटायरमेंट प्लानिंग में जो एक मुश्त निवेश की बात आती है, वो भी ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? देखिए, इसका ना सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब भी आपको डर लग रहा हो उसको स्प्रेड आउट कर लीजिए। कई बार दिक्कत ये आती है कि जब मैं एसटीपी करने की और लिक्विड में डाल के स्प्रेड आउट करने की बात करता हूं तो लोग 3-3, 4-4 साल का स्प्रेड कर लेते हैं। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हाँ 6 महीने से लेके 12 महीने तक हम अपने इक्विटी पोर्शन को पर मंथ वाइज स्प्रेड कर सकते हैं। अभी के मार्केट वैल्यूएशन को देखते हुए कभी भी मार्केट में थोड़ा सा डिप मिलता है, डिप यानी कि इवन अगर निफ्टी हमारा 17,000 के नीचे की साइड जाता है, 16,000 के आसपास जाता है, तो वो जो हमारा लिक्विड फंड का फंड्स अवेलेबल है उसको हम थोड़ा एग्रेसिव शिफ्ट भी कर सकते हैं, कुछ एडिशनल लमसम भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से प्लान किया जा सकता है। तो बहुत अहम सलाह आती हुई अनंत की ओर से, और अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। संदीप सिंह नाम है उनका। संदीप का सवाल है आदित्य आपके लिए कि कैसे करें एक मुश्त निवेश की प्लानिंग। हर महीने 60,000 का निवेश है, 15 लाख एक मुश्त निवेश एसटीपी के जरिए करना है। क्या मौजूदा पोर्टफोलियो में ही एक मुश्त निवेश करें? क्या मौजूदा पोर्टफोलियो में फंड का जो चुनाव है वो ठीक लग रहा है? संदीप सिंह का पोर्टफोलियो और फंड के नाम आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ लिंक कीजिए। बहुत जरूरी है कि किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत मिसिंग था इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरा बात, इन्वेस्टर के पास बड़े सारे फंड्स हैं, उतने फंड्स की जरूरत नहीं है। इन फंड्स में से मैंने 5 फंड्स चूज किए हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनेडा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड और कोटक नैस्डैक फंड। इन सारे फंड्स के अंदर कुछ मौजूदा है, 1-2 नए फंड्स हैं। इन सारे फंड्स के अंदर 15 लाख रुपए आप एसटीपी के थ्रू अगले मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर ये पैसे को डिप्लॉय कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि प्रीवियस पैनलिस्ट ने भी कहा, ज्यादा टाइम के लिए एसटीपी करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 6 महीने की एसटीपी करेंगे तो बेटर रहेगा। इन्हीं फंड्स में आप कंटिन्यू करेंगे। 5 फंड्स जो मैंने बताए हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में एसआईपी करेंगे और लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आराम से 10 से 15 साल में आप अपने कॉर्पस जो आपको चाहिए वहां तक रीच कर पाए। बिल्कुल आदित्य, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा आपसे। जो नए निवेशक आए और तमाम जो एक्सपर्ट जब बात करते हैं तो उनमें एक तरह का बहुत अर्जेंसी नज़र आती है, तो ऐसे नए निवेशकों को क्या सलाह होगी और आजकल जो निवेशक हैं उनसे क्या वो कॉमन गलतियां हो रही हैं जिस पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो निवेशक क्या करते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को चूज करते हैं। पिछले 1-2 साल की रेटिंग देख लेते हैं और 1-2 साल का रिटर्न देख लेते हैं और फिर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को चेस करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए जिसके तहत आपको गोल्स अपने डिसाइड करने हैं। एक बार आपने गोल्स को डिसाइड कर लिए, उसके बाद आप अपने म्यूचुअल फंड्स को चूज कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही नए निवेशक हैं
तो इंडेक्स फंड को चूज कीजिए। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, सबसे शानदार स्टार्टिंग ऑफ के लिए इन्वेस्टमेंट है। वर्टिलिटी भी थोड़ी कम रहती है और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स भी है। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से चूज स्टार्ट कीजिए। इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स दोनों अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और एक्टिव फंड्स के अंदर फ्लेक्सी कैप फंड्स रख सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और मिड कैप रख सकते हैं। स्मॉल कैप की तरफ तभी जाइए जब आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल मिनिमम हो, तभी आपको अच्छा और शानदार रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में एसआईपी करनी है। अगर फंड अंडर परफॉर्म करे तब भी फंड को नहीं छोड़ना है। अगर आप ये प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, सिंपल है पर बहुत मुश्किल है इनको फॉलो करना कंसिस्टेंट वे में। अगर आप इन सब प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे तो लंबी अवधि में आपका वेल्थ जरूर ही बनेगा। और हमने देखा है 20 से 22 साल के टाइम होराइजन में बड़े सारे फंड्स ने शानदार रिटर्न दिए। डिसिप्लिन कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए। स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए और फिर फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ मूव कीजिए। बिल्कुल, तो अहम सलाह आदित्य की ओर से आती हुई उन निवेशकों के लिए जो नए हैं और जिन्हें आगे एक लंबे समय तक अपने बेहतर निवेश की प्लानिंग करनी है। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। विकास सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विकास का सवाल अनंत आपके लिए है। विकास, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल ये है कि 30,000 रुपीज पर मंथ का मुझे एसआईपी करना है, तो उसके लिए पोर्टफोलियो मुझे बनाना है सर। किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाऊं? मेरा टारगेट सर जो है, मेरा नजरिया है 10 to 15 ईयर्स का। सर सबसे पहले तो जो आप 15 साल में 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचना चाह रहे हैं, आपका बिल्कुल परफेक्ट कॉर्पस है। रफली 1.4 करोड़ के ऊपर आपका कॉर्पस डिफेंसिव वे में 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ पॉसिबल है। जब हम पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिस्क प्रोफाइलिंग और गोल प्लानिंग करनी होती है। मैं यहाँ पे आपके साथ एक ब्रॉडर व्यू शेयर कर देता हूँ, पर मेरी जो भी एडवाइस है, जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर्ली कंसल्ट करके एक अपना गोल प्लान बनवा के रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे जब अभी के मार्केट को देखते हुए सबसे पहले, क्योंकि आपका टाइम होराइजन कंपैरेटिवली बड़ा है, 5 साल से ऊपर है, स्मॉल कैप फंड को आप यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव है तो फ्लेक्सी कैप की जगह इवन अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है तो मल्टी कैप फंड की कैटेगरी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मल्टी कैप में, स्मॉल कैप और मिड कैप में भी हर एक सेगमेंट में 25% का इन्वेस्टमेंट कंपलसरी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एग्रेसिवनेस ऑफ द पोर्टफोलियो बढ़ जाती है मल्टी कैप को यूज करते ही। एंड थर्ड, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पोर्टफोलियो में एक या तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड आ जाए, जो हमारी पोर्टफोलियो की ओवरऑल कंप्लीटनेस को पूरा कर देगा। और एक डेट फंड के साथ हम हमारा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और आप अपने टारगेट्स तक पास्ट को ध्यान में रखते हुए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को अज्यूम करते हुए पहुंचने की पूरी उम्मीद बन जाती है। बिल्कुल, तो विकास, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। कोई और सवाल हो तो पूछें। थैंक्स सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाया है। नीरज कुमार हैं, इनका सवाल आदित्य आपके लिए है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस का पैरामीटर क्या है, ये इन्होंने पूछा है। पोर्टफोलियो में ज़्यादा 15 फंड्स में 37,000 की एसआईपी है, क्या लंबी अवधि के लिए फंड का चुनाव सही है? अब सबसे पहली बात तो इतने सारे फंड्स की पोर्टफोलियो में कभी आवश्यकता नहीं होती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि फंड मैनेजर सही से अपना काम नहीं कर रहा है, या तो फिर आपके जो गोल्स है वो रीच हो गए हैं और आपको उस फंड में से निकल जाना है, या फिर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा कुछ आ रहा है जिससे आपका पूरा ही प्लान, रिस्क प्रोफाइलिंग चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये हुई पोर्टफोलियो रीडिजाइन कब करना है। दूसरी बात, आपने अपने कॉर्पस को किसी गोल के साथ जोड़ा नहीं है, तो प्लीज आप अपने कॉर्पस को क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको किसी गोल के साथ जोड़िए। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैंने ये बहुत देखा है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी गोल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कब रिडेम्पशन करना है अपने पैसों का। तो प्लीज अपने गोल्स के साथ लिंक कीजिए उसको। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी भी सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड में से एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमने देखा है आईटी फंड्स के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है पिछले 1 साल के अंदर, तो सेक्टोरल फंड से दूर रहिए।
मैंने 5 फंड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। मिराई एसेट फोकस्ड फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और कोटक नैस्डैक फंड। इन 5 फंड्स में आप एसआईपी करेंगे। अपने 15 फंड से बाहर निकल के 5 फंड्स में इक्वली अपनी एसआईपी को स्प्लिट करेंगे। एंड अगेन वही एडवाइस, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट वे में अगले 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने पोर्टफोलियो को श्रिंक जरूर कीजिए इन 5 से 6 फंड्स के अंदर। बिल्कुल, तो अहम सलाह आपको मिलती हुई, और इन सब के बीच में आप एक ख़ास टर्म का यूज़ किया, सेक्टोरल फंड। तो जो भी मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए ज़रा आप समझा पाएँ कि ये है क्या सेक्टोरल फंड, और क्यों इसमें एंट्री और एग्ज़िट का जो गणित है वो बहुत मायने रखता है। अब तो सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, वो एक ही सेक्टर के अंदर बड़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं वो, उसको जाना जाता है टेक्नोलॉजी फंड्स। या फिर वो बैंकिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं तो बैंकिंग फंड्स जाने जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो सेक्टर अगर तेजी में आता है तो ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर अगर ये सेक्टर मंदी में आता है तो ये फंड बिल्कुल गिर जाते हैं। और मार्केट में सारे सेक्टर जो है वो उतार चढ़ाव में जाते रहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर आपने मंदी से पहले इसको खरीद लिया और तेजी में इसको बेच दिया तो आप रिटर्न कमाते हैं, पर ऐसा बहुत ही कम इन्वेस्टर्स कर पाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है वो देखने का कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है और कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। तो इससे अच्छा क्या है, एक फंड मैनेजर के पास छोड़ दीजिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड में, जहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए और कौन सी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। जब आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आप ये कह रहे हैं कि आप किसी सेक्टर की तेजी के ऊपर बेट कर रहे हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस सेक्टोरल फंड में तेजी कब आएगी और मंदी कब आएगी ये एक रिटेल निवेशक को बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे अच्छा है फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पे फंड मैनेजर को पता है वो क्या कर रहा है और वो आपके पैसे अच्छे से जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वहां पे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहम सलाह आती हुई और इन सब चीज़ों को आसान भाषा में हमारे दोनों एक्सपर्ट समझाते हुए। और अब वक्त हो गया हमारे ख़ास सेगमेंट का, और ये सेगमेंट है निवेश का गुरु मंत्र। तो हमारे दोनों खास मेहमान आदित्य और अनंत तैयार अपने निवेश के गुरु मंत्र के साथ। अनंत, सबसे पहले आप बताएं आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या है। प्रशांत सर, सबसे पहले ना, गुरु मंत्र तो मार्केट का ही होता है, मार्केट गुरु है, मैं तो सिर्फ एक शिष्य हूं जो मार्केट से थोड़ा बहुत सीख लेता हूं। पर मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग एट्थ वंडर है, सबको पता है। कंपाउंडिंग के लिए सब लोग बात करते हैं और कंपाउंडिंग के लिए सब इंपॉर्टेंस देते हैं, पर सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेड कंसेप्ट ही कंपाउंडिंग का है। तो कंपाउंडिंग ही है हमारे लिए आज के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसका एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं हम आज 100 मीटर चले, अगले दिन हम फिर 100 मीटर को डबल कर दे और 200 मीटर चले, फिर थर्ड डे पे हम वापस डबल कर दे और 800 मीटर चले। इस तरीके से अगर हम अपने डिस्टेंस जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसको डबल करते जाए तो पूरी दुनिया का चक्कर हम कितने दिनों में लगाएंगे? इसका आंसर है कि दुनिया का इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है 40,075 किलोमीटर। 19 दिनों में हम लोग, ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ डबल कर रहे हैं। 100 मीटर से स्टार्ट किया था जो बिल्कुल हमारे बाजू से भी नहीं, हमारी खुद की हाइट के जितना भी नहीं होता है। वहां से स्टार्ट करते हुए पूरी दुनिया का हमारा चक्कर लग जाता है 20वें दिन पे, क्योंकि 19 दिन पे हम 39,000 किलोमीटर तक कवर कर चुके होंगे और 20वें दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लग जाएगा। अब सोच के देखते हैं कि हमने सोचा कि यार पूरे 20 दिन क्यों चलना, 10 दिन चलते हैं, हो ही जाएगा आधी दुनिया तो कवर। पर रियलिटी में 10 दिन आप में आपके सिर्फ और सिर्फ 77 किलोमीटर कवर होते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं पहुंचेंगे। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इनिशियल पीरियड में आपको टाइम देना पड़ेगा, और होता यही है कि इनिशियल पीरियड में जब टाइम देना होता है, मार्केट आपको रिटर्न्स देने से पहले एक टेस्ट जरूर करता है। एक बार ऐसा समय जरूर आएगा कि आपने 5 साल तक 4 साल तक निवेश कर दिया, अचानक से मार्केट में किसी भी कारण से करेक्शन या फिर एक मेजर क्रैश आया, आपका पोर्टफोलियो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया और आप फिर सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो हम एफडी में ही कर लेते, एटलीस्ट हमें इंटरेस्ट तो मिलता, और वहां से आप मार्केट से भागने की कोशिश करेंगे। उस समय आपको मार्केट से भागना नहीं होता, मार्केट में भाग लेना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, और यही आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने समझाई। और अब आदित्य, आपके गुरु मंत्र जानना चाहेंगे।
जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना खाते टाइम हमारी थाली में रोटी सब्जी दाल चावल होते हैं, वैसे ही हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि डेट इक्विटी रियल एस्टेट और गोल्ड, इन सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी एसेट क्लास में सिर्फ सारा पैसा नहीं डाल देते हैं। कई बार हमने ऐसा सुना है कि बहुत लोगों ने इक्विटी में सारा पैसा डाल दिया और जब इक्विटी मार्केट नीचे चली गई तो उनका सारा पैसा डूब गया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बैलेंस्ड वे में इन्वेस्ट करना है। रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए, कितना रिस्क ले सकते हैं आप मार्केट में, और उसके बाद डिसाइड कीजिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डेट रियल एस्टेट और गोल्ड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब बुरा टाइम आएगा और इक्विटी शेयर नीचे जाएंगे तो एसेट एलोकेशन एक इंश्योरेंस की तरह रहेगा। आपके पास दूसरे एसेट्स में पैसे रहेंगे जहां से आप निकाल के अपने बुरे वक्त में यूज कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन एक इंश्योरेंस की तरह है और एसेट एलोकेशन हमेशा करना चाहिए और अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में बांटना चाहिए। बिल्कुल, तो अहम सलाह आती हुई हमारे दोनों खास मेहमानों की ओर से, आदित्य शाह, अनंत लाढ़ा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के और आम जो निवेशक हैं उनकी तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। फिलहाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।